हेलो दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी के ऑनर हैं, डायरेक्टर हैं या फाउंडर हैं या किसी भी तरीके के बिजनेस को रन कर रहे हैं और आपके यहाँ पे 20 से ज्यादा लोगों का स्टाफ है, तो दोस्तों ये वीडियो आप ही के लिए है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये वीडियो आप ही के लिए है क्योंकि मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में आपको लेबर डिपार्टमेंट एंड उससे संबंधित रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। क्योंकि जब भी हम किसी बिजनेस को रन करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं, तो हमें लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा दिए गए सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। लेकिन दोस्तों कई बार जानकारी ना होने की वजह से या आधी अधूरी जानकारी होने की वजह से हम इन रूल्स को फॉलो नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों हमको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों कई बार तो फाइनेंशियल लॉसेस भी झेलने पड़ते हैं और कई बार तो दोस्तों हमको पेनल्टीज भी पे करनी पड़ती है। तो दोस्तों इन सारी की सारी परेशानियों से बचने के लिए दोस्तों मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और इसमें दी गई जानकारी अगर आपको बहुत ही यूजफुल लगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट लगे तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों इससे पुराने वीडियोस के अंदर हम डिटेल में बात कर चुके हैं इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट के बारे में। इससे पुराने वीडियोस में दोस्तों हम बोनस पेमेंट एक्ट के बारे में भी पॉइंट टू पॉइंट बात कर चुके हैं, 6 डिफरेंट वीडियोस के जरिए समझ चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों मैंने जो पुराने वीडियोस दिए हैं उसके अंदर हम एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के बारे में भी पूरा विस्तार से समझ चुके हैं, जो कि मैंने आपको 18 डिफरेंट वीडियोस के जरिए वो समझाने की कोशिश की है। पॉइंट टू पॉइंट समझाया है उसमें पूरी डिटेल कि कौन से रूल्स को हमको फॉलो करना है। इसके अलावा दोस्तों हम मिनिमम वेजेस एक्ट से रिलेटेड भी पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 के बारे में भी हम डिटेल में समझ चुके हैं। आज के इसके वीडियो में हम देख लेते हैं कि हम किस पॉइंट के बारे में समझने वाले हैं और ये पॉइंट हमसे कौन से रूल को फॉलो करने के लिए कहता है। तो देखिए देखते हैं दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के पॉइंट नंबर 7 के बारे में। तो दोस्तों समझते हैं कि जो पॉइंट नंबर 7 है मिनिमम वेजेस एक्ट का, ये हमसे कौन से रूल को फॉलो करने के लिए कहता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो हम यही समझ लेते हैं कि जब लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं तो वो कौन कौन से एक्ट हैं जिनसे रिलेटेड वो हमसे बातें करते हैं, हमसे इंस्पेक्शन करते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का इंस्पेक्शन करते हैं। नंबर 1 दोस्तों वो बात करते हैं इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट के बारे में। नंबर 2 पर दोस्तों जब लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं तो वो आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं अकॉर्डिंग टू एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। नंबर 3 पर दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं वो एक्ट है बोनस पेमेंट एक्ट। नंबर 4 पर दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का, आपके बिजनेस का इंस्पेक्शन करते हैं वो एक्ट है मिनिमम वेजेस एक्ट। नंबर 5 पर दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके बिजनेस प्रीमाइसेस का इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं वो एक्ट है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। एंड लास्ट नंबर 6 पर दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं वो एक्ट है चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर। प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। दोस्तों इससे पुराने वीडियोस के अंदर
हम डिटेल में इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट के बारे में 4 डिफरेंट वीडियोस के अंदर जरिए हम समझ चुके हैं, पूरा विस्तार से समझ चुके हैं, पॉइंट टू पॉइंट समझ चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों पुराने वीडियोस में हम एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के भी एक एक पॉइंट के बारे में 18 डिफरेंट वीडियोस के जरिए समझ चुके हैं कि इसमें कौन सा रूल हमें फॉलो करना होता है। इसके अलावा दोस्तों पुराने वीडियोस में हम बोनस पेमेंट एक्ट से रिलेटेड डिफरेंट पॉइंट को भी हम 6 डिफरेंट वीडियोस के जरिए समझ चुके हैं। दोस्तों मिनिमम वेजेस एक्ट से रिलेटेड भी मैं आपको पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 के बारे में भी पूरी डिटेल जानकारी दे चुका हूं, वो भी अलग अलग वीडियोस के जरिए। आने वाले फ्यूचर वीडियोस के अंदर दोस्तों हम मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के भी एक एक पॉइंट को समझेंगे कि इस मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अकॉर्डिंग हमें कौन से रूल को फॉलो करना होता है। और लास्ट में दोस्तों जब मेरे फ्यूचर वीडियोस आएंगे तब हम उसके अंदर चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर से संबंधित कौन सा एक्ट है जो कि हमें रूल को फॉलो करना चाहिए, किन चीजों पर प्रतिबंध है, क्या करवाना चाहिए क्या नहीं करवाना चाहिए, इसके बारे में भी हम पूरा डिटेल में समझेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जब लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करने आते हैं तो एक इस तरीके का फॉर्म वो आपको देकर के जाते हैं। ये इस फॉर्म का पेज नंबर 1 है, इसके बाद में इसका पेज नंबर 2 भी है जो कि हम अगली स्लाइड पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले तो सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं कि इस फॉर्म के अंदर ऐसी कौन सी जरूरी जानकारी है जो कि हमें जानना चाहिए। तो दोस्तों देखिए यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि यहां पे सबसे पहले दिया हुआ है निरीक्षक का नाम, यानी कि उस पर्टिकुलर इंस्पेक्टर का नाम यहां पर लिखा जाएगा जो आपके बिजनेस का, आपके जो एस्टेब्लिशमेंट है, आपका ऑफिस है, उसका इंस्पेक्शन कर रहे हैं। जिस पर्टिकुलर डेट में इंस्पेक्शन किया जा रहा है वो डेट भी यहां पे लिखी जाएगी। जिस समय पर इंस्पेक्शन किया जा रहा है दोस्तों वो टाइम भी यहां पर लिखा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों प्लेस भी लिखा जाएगा कि जिस प्लेस पर वो इंस्पेक्शन किया जा रहा है। जैसे कि दोस्तों वीडियो में भोपाल शहर से बना रहा हूं, तो अगर ये इंस्पेक्शन भोपाल में कहीं पर हो रहा है तो दोस्तों वो लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी यहां पर भोपाल लिख करके जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आते हैं तो वो 6 डिफरेंट एक्ट से रिलेटेड आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं। तो हर एक एक्ट के अकॉर्डिंग वो अलग अलग फॉर्म को यूज करते हैं। तो यहां पे ये जो फॉर्म आप देख पा रहे हैं ये पूरा का पूरा कंप्लीट फॉर्म केवल और केवल न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अकॉर्डिंग ही है। इसके अंदर जितनी भी जानकारी दी गई है, जितने भी पॉइंट लिखे गए हैं, ये सब के सब केवल और केवल मिनिमम वेजेस एक्ट से रिलेटेड ही हैं। अब दोस्तों यहां पे आगे वो क्या लिखते हैं कि जिस नाम से आप अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं, शॉप का नाम हो सकता है, आपके ऑफिस का नाम हो सकता है, तो वो नाम लिखा जाएगा। जिस एड्रेस पर वो बिजनेस चल रहा है वो एड्रेस लिखा जाएगा। आपके कंपनी की ईमेल आईडी भी यहां पर लिखी जाएगी, आपके कंपनी की ईमेल आईडी यहां पर पूछी जाएगी और आपके कंपनी के जो मोबाइल नंबर है वो भी यहां पर लिखा जाएगा। दोस्तों जब हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, जैसा कि हमको पता ही है कि हमें उसको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, तो रजिस्ट्रेशन का एक नंबर मिलता है, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहां पर लिखा जाएगा। और जिस तरीके के बिजनेस को हम रन कर रहे हैं वो नेचर ऑफ बिजनेस भी यहां पर लिखी जाएगी। जैसे कि दोस्तों हो सकता है कि हम किसी शॉप को रन कर रहे हैं, किसी डिपार्टमेंटल स्टोर को रन कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री को रन कर रहे हैं, किसी होटल को रन कर रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट को रन कर रहे हैं। तो जो भी कुछ हम काम कर रहे हैं, जिस भी तरीके के बिजनेस को कर रहे हैं, वो डिटेल यहां पर लिखी जाएगी। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कि आप जैसे कि अगर आप किसी फैक्ट्री को रन कर रहे हैं तो वो यहां पर फैक्ट्री लिख करके जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों आपके कंपनी के जो ऑनर हैं, जो भी डायरेक्टर हैं, उनका पूरा नाम यहां पर लिखा जाएगा, पूरा उनका एड्रेस लिखा जाएगा। आपकी कंपनी के अंदर अलग अलग टोटल स्टाफ कितने काम कर रहे हैं, अलग अलग मेल वर्कर कितने हैं और फीमेल वर्कर कितने हैं, वो भी डिटेल जानकारी यहां पे लिखी जाएगी। जैसे कि यहां लिखा हुआ है पुरुष एंड महिला। तो अगर आपके यहाँ पे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि अगर आपके यहाँ पे जो मेल वर्कर्स हैं वो टोटल मिलाकर के 40 काम कर रहे हैं और जो फीमेल वर्कर्स हैं वो भी टोटल मिलाकर के 40 काम कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ये हो जाता है दोस्तों 80। इस तरीके से करके वो डिटेल यहाँ पर लिखेंगे। अब दोस्तों मोस्टली तो ऐसा ही होता है कि जब वो इंस्पेक्शन किया जाता है तो वो ऑनर की प्रेजेंस में ही किया जाता है, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि जिस समय पर इंस्पेक्शन करने के लिए लेबर इंस्पेक्टर्स आते हैं और जो ऑनर है कंपनी के, जो डायरेक्टर हैं, वो अवेलेबल ना हो, तो क्या लगता है क्या वो लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी अपना काम नहीं करेंगे, क्या वो वापस चले जाएंगे? जी नहीं दोस्तों, ऐसा तो नहीं होगा। वो तो अपना काम करने के लिए आए हैं और वो तो अपना काम करेंगे ही। वो काम जो करेंगे, वो अपने जो इंस्पेक्शन करेंगे तो वो ऑनर की एब्सेंस में करेंगे, लेकिन किसकी प्रेजेंस में करेंगे? तो कंपनी के कोई अदर इंपॉर्टेंट पर्सन हो सकते हैं जिनकी प्रेजेंस में इंस्पेक्शन किया जाएगा। तो दोस्तों वो कंपनी के कोई मैनेजर हो सकते हैं, कोई ब्रांच ऑफिसर हो सकते हैं, जो भी कुछ है, तो उनका नाम यहां पर लिखा जाएगा। जिनके प्रेजेंस में इंस्पेक्शन किया जा रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन में किस पोस्ट पर है, उनकी पोस्ट भी लिखी जाएगी कि उनकी प्रेजेंस में ये पूरा का पूरा इंस्पेक्शन किया गया।
अब दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट हैं, पॉइंट नंबर 1, 2, 3 से लेकर के ये 13 तक के पॉइंट हैं और कुछ पॉइंट आपको अगले पेज में भी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों चूंकि इस पर्टिकुलर एक्ट से रिलेटेड, मिनिमम वेजेस एक्ट से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट हैं, तो इसलिए सारे के सारे पॉइंट को डिटेल में विस्तार से एक सिंगल वीडियो के अंदर समझा पाना तो पॉसिबल नहीं था। इसीलिए दोस्तों आपके बेनिफिट के लिए मैंने इसके सारे के सारे डिफरेंट वीडियोस बनाए हैं, हर एक पॉइंट के अलग वीडियो बनाए हैं। तो दोस्तों इन सारे के सारे वीडियोस को देखना नहीं भूलिएगा और इसमें दी गई जानकारी अगर आपको बहुत ही बेनिफिशियल लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 7 के बारे में। तो समझेंगे कि पॉइंट नंबर 7 हमसे क्या कहता है। दोस्तों पूरा इंस्पेक्शन करने के बाद में, आपके सारे रिकॉर्ड चेक करने के बाद में, प्रॉपर इंक्वायरी, प्रॉपर क्रॉस चेक करने के बाद में, इन्वेस्टिगेट करने के बाद में, यहाँ पे ये जितने भी चीजें दिख रही हैं आपको, इसमें लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी कहीं पर यस लिख देते हैं, कहीं पर नो लिख देते हैं, कहीं पर यस लिख देते हैं, कहीं पर नो लिख देते हैं। तो दोस्तों क्या लगता है, क्या लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी अपने मनमर्जी से ये काम करते हैं कि कहीं पर भी उन्होंने उठाया तो यस लिख दिया, कहीं पर भी नो लिख दिया? जी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। आपके सारे रिकॉर्ड चेक करने के बाद में ही वो कहीं पर यस, कहीं पर नो लिखते हैं। तो कहां पर यस लिखते हैं, कहां पे नो लिखते हैं? तो जाहिर सी बात है कि जिस रूल को आपकी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रही है उसके लिए वो यस लिखेंगे, और जहां पर कहीं उनको ऐसा लगता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रूल फॉलो नहीं किया जा रहा है या इस रूल का वायलेशन हो रहा है, तो वहां पर वो नो लिख करके जाएंगे। दोस्तों आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार हमारी कंपनी तो सारे के सारे रूल को फॉलो करती है, तो फिर वो नो क्यों लिख के जाएंगे? जी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। कई बार हमको किसी रूल की जानकारी नहीं होती है, जिसकी वजह से हमसे गलती से ही सही कोई ना कोई वायलेशन हो जाता है, और वायलेशन अगर होगा तो वो नो भी लिखेंगे और आपको उसका क्लैरिफिकेशन भी देना होगा। तो दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल इसके बारे में बताता हूं कि जैसा कि आपको मालूम ही है कि जब हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हमें अपने बिजनेस को रजिस्ट्रेशन कराना होता है। हमने लेबर डिपार्टमेंट में जाकर के रजिस्ट्रेशन कराया, लेबर डिपार्टमेंट ने आपको उसकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की एक कॉपी दे दी, आपने उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी को ला करके अपने ऑफिस की फाइल में रख दिया। तो क्या लगता है कि क्या वो जो रूल है वो कंप्लीटली फॉलो हो गया? जी नहीं दोस्तों, वो कंप्लीटली फॉलो नहीं हुआ, क्योंकि इसी से संबंधित एक और एडिशनल रूल भी है, और वो रूल ये कहता है कि आपको उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की एक कॉपी को अपने बिजनेस प्रीमाइसेस के अंदर एक विजिबल, एक प्रोमिनेंट प्लेस पर लगा के रखना है। वो प्रोमिनेंट प्लेस क्या हो सकता है? वो कोई वॉल हो सकती है, कोई नोटिस बोर्ड हो सकता है, कोई पिलर हो सकता है, यानी कि कोई भी ऐसा प्लेस हो सकता है कि जहां पर आपके कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं या जो कोई और व्यक्ति अगर आपकी कंपनी के अंदर एंटर करता है, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट के अंदर एंटर करता है, तो वो उस कॉपी को देख पाए। अब दोस्तों चूंकि आपको तो इसके बारे में जानकारी नहीं थी, आपने उस कॉपी को लगाया नहीं किसी विजिबल प्लेस पे, लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी इंस्पेक्शन के लिए आए, उनको वो कॉपी कहीं पर मिली नहीं, तो यही दोस्तों आपसे एक रूल का वायलेशन हो गया। अब रूल का वायलेशन होगा तो दोस्तों परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों इसीलिए कह रहा हूं कि अगर आप इन परेशानियों से बचना चाहते हैं तो मेरे सारे के सारे वीडियोस को देखिए और एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि जब आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तभी आपको ये समझ में आ पाएगा कि हम किस पॉइंट की बात कर रहे हैं, किस रूल की बात कर रहे हैं, और उस रूल से संबंधित कौन से जैसे नियम कानून हैं जो कि हमें फॉलो करने ही चाहिए एज एन ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि इसी फॉर्म की जो सेकंड पेज है उस पर क्या कहता है, उस पर कौन सी डिटेल है। दोस्तों चूंकि हम ये बात समझ रहे हैं, इस चीज को समझ रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा हम वीडियो बना रहे हैं ये मिनिमम वेजेस एक्ट से रिलेटेड है। अब जब ये मिनिमम वेजेस एक्ट से रिलेटेड है तो लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस के, आपके बिजनेस के कुछ एम्प्लॉइज से डिटेल मिल करके भी डिटेल नोट करेंगे। तो वो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? कार्यरत श्रमिकों, कर्मचारियों का कथन नोट किया गया, यानी कि यहां पे जो भी आपके कर्मचारी हैं उनका क्या किया जाता है दोस्तों? उनके कथन दर्ज किए जाते हैं। मतलब कि सीधा ये है कि आपके कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं उनसे मिलकर के वो जानकारी जुटाएंगे और इस टेबल के जरिए उसको फिल करेंगे। देखते हैं दोस्तों इस टेबल में क्या क्या है, कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि वो आपके एम्प्लॉइज से पूछेंगे और फिर उसको नोट करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों ये देख पा रहे हैं कि ये सीरियल नंबर ही दिया हुआ है, कि यानी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि वो किसी एक या दो ही एम्प्लॉइज से बात करेंगे, उसका कोई फिक्स नंबर नहीं है। वो 2 से 5 से 10 से कितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज से वो बातें कर सकते हैं। जिस एम्प्लॉय से बात करेंगे उसकी डिटेल यहां पर लिखेंगे, श्रमिक का नाम एवं पता, यानी कि उस एम्प्लॉय का जो भी नेम है, उसका जो एड्रेस है, वो किस तरीके के बिजनेस काम को परफॉर्म कर रहा है, मतलब उसका डिपार्टमेंट क्या है। हो सकता है कि वो सेल्स एंड मार्केटिंग कर रहा हो सकता है वो कंप्यूटर ऑपरेटर हो सकता है कि वो प्रोडक्शन यूनिट में हो, तो वट एवर इट इज, तो उससे पूछ के ही ये डिटेल नोट की जाएंगी। ऐसा नहीं है कि कोई किसी दूसरे व्यक्ति ने बता दिया और यहां पे दूसरे व्यक्ति के बताने पर ये डिटेल नोट कर दी, उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय से ही मिला जाएगा, वही जो बातें बताएगा वही यहां पे रिकॉर्ड की जाएंगी। कार्य की अवधि,
यानी कि वो कितने टाइम से कंपनी में काम कर रहा है। कोई हो सकता है बताए कि मैं 6 महीने से कर रहा हूं, कोई कहेगा कि मैं साल भर से कर रहा हूं, कोई कहेगा कि मैं 2 साल से कर रहा हूं। तो जो भी उसका कार्य की अवधि है। यहां पे कार्य समय, अब उनके वर्किंग आवर्स क्या हैं, तो वर्किंग आवर्स हो सकता है कि उस कंपनी के 4 to 6 हो, या हो सकता है 4 to 6 कह रहा हूं, यानी कि 10 to 6 हो सकते हैं, या 5 to 9 हो सकते हैं। तो जो भी वर्किंग आवर्स हैं, और कई बार तो अलग अलग शिफ्ट होती हैं, तो अलग अलग शिफ्ट के अकॉर्डिंग भी उनके वर्किंग आवर्स अलग अलग होते हैं। तो वो जो भी एम्प्लॉय बताएगा कि उसके वर्किंग आवर्स क्या है, वो यहां पर नोट किया जाएगा। अब एम्प्लॉय से ही पूछ करके ये डिटेल नोट की जाएगी कि उनको कितना वेतन दिया जा रहा है, कितनी सैलरी उनको मिल रही है, ये भी डिटेल यहां पर लिखी जाएगी। और लास्ट में उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के सिग्नेचर भी यहां पर लिए जाएंगे। दोस्तों इसके अलावा 13 पॉइंट्स तो इससे पुराने पेज में थे, यहां पे 2 पॉइंट्स और भी हैं, इनको भी हम डिटेल में समझेंगे। अब दोस्तों यहां पे आपको देख पा रहे होंगे कि एक टेबल यहां पर दी गई है। इस टेबल के अंदर क्या दिया गया दोस्तों, इस टेबल के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड की गई जो मिनिमम वेजेस हैं वो कितने हमें एम्प्लॉइज को पे करने ही करने हैं, उसकी डिटेल यहां पर दी गई है। दोस्तों पहली बात तो ये है, यहां पे 2 पॉइंट हैं। पहली पॉइंट तो क्या है कि ये गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किए गए हैं, और ये जो टेबल मैं आपको दिखा रहा हूं ये एमपी गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइडेड रेट है, जो कि हमें मिनिमम एज एन एम्प्लॉय उसको पे, एज एन एम्प्लॉयर हमको पे करने होते हैं अपने एम्प्लॉइज को। यहां पे दोस्तों 4 डिफरेंट कैटेगरीज ली गई हैं जो कि गवर्नमेंट ने डिसाइड की है। पहली कैटेगरी क्या है, आपकी अनस्किल्ड लेबर की है, दूसरी स्किल्ड लेबर हो गया, तीसरी कैटेगरी हो गई सेमी स्किल्ड, और चौथी कैटेगरी हो गई हाईली स्किल्ड, उच्च कुशल, हाई स्किल्ड पर्सन। ठीक है, इस तरीके से करके 4 अलग अलग कैटेगरीज हैं, और 4 अलग अलग कैटेगरीज के अकॉर्डिंग ही उनकी मिनिमम वेजेस आपको क्या पे करने हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन, ये यहां पर डिटेल लिखी गई है। इससे ज्यादा आप जितना मर्जी पे करना चाहें कर सकते हैं, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन इस अमाउंट से कम आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं कर सकती। दूसरा डिटेल यहां पर जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पे जो डेट लिखी गई है 1 अक्टूबर 2024 लिखी गई है। दोस्तों फ्यूचर में ये वीडियो आप कभी भी देख रहे हो सकते हैं, हो सकता है कि आप ये वीडियो 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद देख रहे हो। तो जब भी कभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप उस डेट के अकॉर्डिंग उस रेट को, जो आपके जो मिनिमम वेजेस रेट हैं, वो आप उसको क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। 2 चीजों को क्रॉस चेक करना है, एक आपके स्टेट के अकॉर्डिंग ये रेट अलग अलग हो सकते हैं, और दूसरा डेट के अकॉर्डिंग ये रेट अलग अलग हो सकते हैं। ये 1 अक्टूबर 2024 को एमपी गवर्नमेंट द्वारा डिसाइडेड रेट है, और अलग अलग कैटेगरीज के अकॉर्डिंग है। अब हम अलग अलग कैटेगरीज के रेट समझ लेते हैं क्या क्या जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं 393 रुपीज पर डे, ये हम बात कर रहे हैं अनस्किल्ड लेबर की, 393 रुपीज पर डे, यानी कि मिनिमम 393 रुपए तो आपको देने ही देने हैं। आप 392 रुपए 392 भी पे नहीं कर सकते, इससे ज्यादा ही दे सकते हैं, कम नहीं दे सकते। मंथली अगर कैलकुलेट करें तो ये 10,225 रुपीज आ जाता है। यहां पे अगर हम स्किल्ड लेबर की बात करें तो उसको मिनिमम 479 रुपीज पर डे पे करने होते हैं। मंथली उसका देखें तो 12,460 रुपीज पर मंथ हो जाता है। आपका जो सेमी स्किल्ड लेबर है उसके लिए 426 रुपीज पर डे हो जाता है, और मंथली कैलकुलेट करें तो वो 82 रुपीज हो जाता है। और अगर हम हाई स्किल्ड लेबर की बात करें तो ये 529 रुपीज पर डे हो जाता है, और मंथली हो जाता है 13,760 रुपीज। तो ये मिनिमम रेट एप्लीकेबल है 1 अक्टूबर 2024 से, और एमपी गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइडेड। तो आपका एम्प्लॉय किस ब्रैकेट में आता है, उसके अकॉर्डिंग क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन ये मिनिमम रेट पे कर रही है नहीं कर रही है, तो उसको क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा, क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों एक यहां पर हम एग्जांपल लेकर के चलते हैं। नीचे एक लाइन लिखी हुई है उल्लंघन के संबंध में, यानी कि किसी वजह से अगर कोई वायलेशन हो जाता है, हो सकता है कि आपको ये रेट के बारे में मालूम ही नहीं है कि इतने मिनिमम वेजेस रेट है, और आप उसको कम पे कर रहे हैं, तो यहां पर वायलेशन हो रहा है। तो यहां पे इसको समझते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए कि अनस्किल्ड लेबर का लेते हैं एग्जांपल, कि उसको आपको मंथली 10,225 रुपीज पे करने हैं। अब आपको जानकारी नहीं है, आप उसको पे कर रहे हैं केवल 8,000 रुपीज पर मंथ। तो मतलब क्या हुआ कि 2,225 रुपीज का आप उसको कम पे कर रहे हैं। तो जब आप कम पे कर रहे हैं, मान लेते हैं एग्जांपल के लिए कि ये रेट एप्लीकेबल है 1 अक्टूबर 2024 से। जनवरी में जो लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आते हैं सर्वे करने के लिए और देखते हैं कि आप कम पे कर रहे हैं, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 4 मंथ्स का डिफरेंस निकलता है 2,225 रुपीज पर मंथ से लेकर के। तो 4 मंथ का कैलकुलेट करने के बाद में आपको उतना एरियर, यानी कि जो डिफरेंस है, आपको अपने एम्प्लॉय को पे करना पड़ेगा। तो वही लिखा हुआ है कि उपरोक्तानुसार उल्लंघन के संबंध में क्लैरिफिकेशन। पहली बात तो आपको क्लैरिफिकेशन भी देना
देना होगा और साथ साथ में उस एम्प्लॉय को आपको एरियर भी पे करना होगा कि जो भी डिफरेंस है, यानी कि ये रेट जिस तारीख से एप्लीकेबल है और उस तारीख से लेकर के जब उसको पे कर रहे हैं उसमें कितना डिफरेंस आता है, वो टोटल डिफरेंस आपको पे करना होगा। पे करने के बाद में पूरा क्लैरिफिकेशन के लिए आपको लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपको कुछ टाइम देंगे। हो सकता है कि वो आपको 5 डेज का टाइम दें, 7 डेज, 10 डेज, कुछ भी टाइम वो दे सकते हैं। तो जो भी टाइम वो आपको देते हैं उतने दिनों के अंदर आपको अपना क्लैरिफिकेशन लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिस में जाकर के प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ में ये सबमिट करना ही रहेगा। पूरा फॉर्म कंप्लीटली सर्वे करने के बाद में, एक एक चीज का बारीकी से इंस्पेक्शन करने के बाद में, पूरी डिटेल फिल करने के बाद में यहां पे लेबर इंस्पेक्टर अपने सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद में आपके कंपनी की एक सील भी यहां पर लगवाई जाएगी और साथ में जिन पर्टिकुलर पर्सन की प्रेजेंस में इंस्पेक्शन किया गया था उनके भी सिग्नेचर यहां इस फॉर्म पर लिए जाएंगे। इस पूरे कंप्लीट फॉर्म के एक कॉपी आपको दी जाएगी और एक कॉपी लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी अपने पास रखेंगे। आगे समझते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहां पे जो हम बात कर रहे हैं मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के पॉइंट नंबर 7 के बारे में। तो दोस्तों समझते हैं कि जो पॉइंट नंबर 7 है हमसे क्या कहता है कि पॉइंट नंबर 7 के अकॉर्डिंग श्रमिकों को वेतन पर्ची, तो क्या कह रहा है यहाँ पे, वेज स्लिप यानी कि सैलरी स्लिप की बात की जा रही है। दोस्तों सैलरी स्लिप देना जरूरी है, कंपलसरी है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं कि जो एम्प्लॉइज को सैलरी तो पे कर देती हैं लेकिन उनको सैलरी स्लिप ही नहीं देती, वेज स्लिप ही नहीं देती। तो यहां रूल 29(2) के अकॉर्डिंग आपको उन हर एक एम्प्लॉय को वेज स्लिप देना जरूरी है। और वो भी कब, वो हम बात करते हैं के अंतर्गत प्रदान इशूइंग वेज स्लिप, यानी कि आपको वेज स्लिप उनको इशू करना जरूरी है टू वर्कर्स, जो भी आपके एम्प्लॉइज हैं, अंडर रूल 29(2) यानी कि मिनिमम वेजेस एक्ट के रूल 29(2) के अकॉर्डिंग हर एक एम्प्लॉय को वेज स्लिप देना कंपलसरी है एज पर एक्ट। इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। तो 1948 के मिनिमम वेजेस एक्ट के अकॉर्डिंग इशूइंग वेज स्लिप टू वर्कर अंडर रूल 29(2), तो रूल 29(2) के अकॉर्डिंग आपको वर्कर्स को वेज स्लिप देनी है। मींस इसका मतलब क्या है, दैट एम्प्लॉयर्स आर रिक्वायर्ड, कि एम्प्लॉयर के लिए जरूरी हो जाता है, एम्प्लॉयर्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एवरी एम्प्लॉय, तो हर एक एम्प्लॉय को देना जरूरी है दोस्तों, किसी एक आध को नहीं। कि ऐसा नहीं कि आपके कंपनी के अंदर 80 लोग काम कर रहे हैं, आपने 30-40 को दे दिया, बाकी को छोड़िए। हर एक एम्प्लॉय को देना जरूरी है विद अ डिटेल्ड वेजेस स्लिप, कि उसके अंदर पूरी की पूरी डिटेल होनी चाहिए उस वेज स्लिप। ऐसा नहीं कि आपको 10,000 रुपए सैलरी दे रहे हैं, उसमें लिखा सैलरी 10,000 और दे दिया, उसमें डिटेल्ड ब्रेकअप होना चाहिए कि आपने कितना बेसिक सैलरी दी, कितना आपने डेरेंस अलाउंस दिया, कितना हाउस रेंट अलाउंस दिया, कितना आपने एजुकेशन अलाउंस दिया, यानी कि जितने भी तरह के अलाउंसेस हैं, कोई डिडक्शंस किया, हर एक चीज का डिटेल उसके अंदर होना चाहिए उस वेज स्लिप के अंदर, जिससे कि वो एम्प्लॉय उसको क्रॉस चेक कर पाए। वेज स्लिप आउटलाइनिंग देयर अर्निंग्स, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, उसकी अर्निंग्स होनी चाहिए फॉर द पे पीरियड, और हर एक मंथ में, यानी कि जो पे पीरियड है वो आपका दोस्तों मोस्टली मंथली ही होता है, तो उस पर्टिकुलर पीरियड की बात की जा रही है। जैसे सपोज की एग्जांपल के लिए कि ये 1 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी तक का आप पे कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर पीरियड का ये वेज स्लिप आप देंगे उसको एज पर द रूल प्रेस्क्राइब बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो जो रूल आपकी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है उसी के अकॉर्डिंग अंडर सेक्शन 29(2), सेक्शन 29(2) के अकॉर्डिंग, और रूल कौन सा है 29(2) के अकॉर्डिंग आपको ये वेज स्लिप हर एक एम्प्लॉय को देना जरूरी है ऑफ द एक्ट, एसेंशियली इंश्योरिंग। और इसमें जरूरी क्या हो जाता है, इंश्योर क्या करना है, ट्रांसपेरेंसी, उसके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी कोई भी ब्रैकेट को किसी भी तरीके से मैनिपुलेट कर दिया, नहीं, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए इन वेज पेमेंट की, यानी कि जितना वेजेस आप पे कर रहे हैं उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। एंड अलाउइंग वर्कर्स, साथ में ये वर्कर्स को एक और चीज के लिए अलाउ कर रहा है, मतलब उसको एक ग्रांट मिल गई है टू वेरीफाई देयर सैलरी ब्रेकडाउन, कि वो अपनी सैलरी के ब्रेकडाउन को वेरीफाई कर सके। जैसा कि अभी मैंने आपको बोला कि इसके अंदर हर एक डिटेल मेंटेन करनी है, आपकी बेसिक पे क्या है, एम्प्लॉय ने क्रॉस चेक किया कि क्या मैच कर रही है, आप एचआरए कितना दे रहे हैं, आप डेयरनेस अलाउंस कितना दे रहे हैं, आप मेडिकल अलाउंस कितना दे रहे हैं, आप किट अलाउंस कितना दे रहे हैं, आप एजुकेशन अलाउंस कितना दे रहे हैं, आप इंश्योरेंस में कितना डिडक्शन कर रहे हैं, आप पीएफ का कितना डिडक्शन कर रहे हैं, या इसके अलावा कोई फाइन इंपोज कर रहे हैं। तो ये सारी डिटेल उसके अंदर होनी चाहिए, जिससे कि एम्प्लॉय हर एक ब्रैकेट को, हर एक चीज को क्रॉस वेरीफाई कर पाए।
कंपलसरी फॉर ऑल एम्प्लॉयर्स, ये हर एक एम्प्लॉय के लिए कंपलसरी है, जरूरी है, इसको मतलब मान लीजिए मैंडेटरी है। एवरी एम्प्लॉयर हु फॉल्स अंडर द परव्यू ऑफ द मिनिमम वेजेस एक्ट, यानी कि हर एक वो एम्प्लॉयर जो मिनिमम वेजेस एक्ट के परव्यू में आते हैं, यानी कि जिस भी एम्प्लॉयर के ऊपर ये रूल एप्लीकेबल होता है, मस्ट इशू वेज स्लिप के, उन्हें उनके लिए जरूरी हो जाता है कि वो वेज स्लिप जरूर से इशू करें, हर एक एम्प्लॉय के लिए इशू करें टू देयर एम्प्लॉइज। और यहां पे ऑल एम्प्लॉइज की बात की जा रही है। डिटेल्स इंक्लूडेड इन द वे स्लिप। अब इस वे स्लिप के अंदर कौन सी डिटेल दोस्तों रहेगी? द वे स्लिप शुड कंटेन इंफॉर्मेशन लाइक बेसिक पे। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि उसके अंदर बेसिक पे की जानकारी होनी चाहिए, डेयरनेस अलाउंस उसके अंदर होना चाहिए, इसके अलावा ओवरटाइम पे, यानी कि अगर किसी एम्प्लॉय ने ओवरटाइम किया है तो वो डिटेल भी होनी चाहिए। ओवरटाइम वाले जो एक वीडियो है उसको मैं अलग वीडियो बना चुका हूं, उसकी डिटेल आपको जानकारी चाहिए तो मेरे उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। डिडक्शंस इफ एनी, अगर किसी भी तरीके के डिडक्शंस की बात कर रहे हैं, इससे पुराने वीडियोस में हम डिडक्शन से रिलेटेड भी अलग वीडियोस बना चुके हैं, फाइन से रिलेटेड भी अलग वीडियोस बना चुके हैं, उसको भी जरूर से देखिएगा दोस्तों। एंड द नेट अमाउंट पेड, और ये सारे डिडक्शंस करने के बाद में, ओवर टाइम कैलकुलेट करने के बाद में, ये सारे ब्रैकेट कैलकुलेट करने के बाद में जो नेट पे आती है, ये सारी डिटेल आपकी उस वे स्लिप के अंदर दोस्तों होनी ही चाहिए। टाइमिंग ऑफ द इश्यूज, अब यहां पे इस वे स्लिप को आपको देना कब है? क्या ऐसा लगता है कि आपने उसको सैलरी पे कर दी, उसकी सैलरी अकाउंट में क्रेडिट कर दी, या उसको चेक दे दिया, उसको ड्राफ्ट दे दिया उससे संबंधित, और तब आपको उसको वे स्लिप दे रहे हैं? जी नहीं दोस्तों, ये वे स्लिप आपको उसकी सैलरी पे करने से पहले देनी है। सो वे स्लिप मस्ट बी गिवन टू वर्कर्स पर प्रिफरेबली बिफोर द पेमेंट, तो पेमेंट से पहले ऑफ द वेजेस, यानी कि जब आप उसको एम्प्लॉय को वेजेस पे करने वाले हैं उससे पहले, क्योंकि वेजेस पे करने के बाद में तो पे हो गया, तो कोई डिफरेंस रहा तो फिर वो डिस्प्यूट क्रिएट होगा, तो इसीलिए आपने पहले 2 या 3 दिन पहले उसको वे स्लिप दे दी, एम्प्लॉय ने उसको क्रॉस वेरीफाई कर लिया, उसने ओके कर दिया, तब आपने उसकी जो वेजेस हैं उसको आपने अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। तो आपको इसको जो वे स्लिप है उसकी सैलरी क्रेडिट करने से पहले ही देना है। एनफोर्समेंट बाय द अथॉरिटीज, एंड अथॉरिटीज कौन सी बात कर रहे हैं? लेबर डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, लेबर अथॉरिटीज की बात कर रहे हैं। लेबर इंस्पेक्टर्स कैन चेक, यहां पे उनके पास में अथॉरिटी है कि लेबर इंस्पेक्टर उसको चेक कर सकते हैं इफ एम्प्लॉयर्स आर एडहेयरिंग, कि क्या जो एम्प्लॉयर हैं क्या वो इस रूल पे एडहेयर कर रहे हैं, क्या उसको फॉलो कर रहे हैं टू द रूल ऑफ द इश्यूइंग वे स्लिप, कि जो वे स्लिप को इशू करने का जो रूल है क्या एम्प्लॉयर उसको फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसको वो इंस्पेक्शन कर सकते हैं एंड टेक नेसेसरी एक्शन, और इससे संबंधित अगर कोई जरूरी एक्शन है तो वो भी ले सकते हैं इफ वायलेशंस आर फाउंड, कि अगर किसी तरीके से किसी भी एम्प्लॉयर के द्वारा कोई भी ऐसा वायलेशन मिलता है कि ये उसको वे स्लिप नहीं दे रहे हैं। एक तो ये कंडीशन हो सकती कि वे स्लिप दे ही नहीं रहे हैं, एक कंडीशन ये हो सकती कि जब आपने सैलरी पे की उसी समय पर आपने वे स्लिप दी, तो दोनों ही कंडीशन में क्या है? वायलेशन हो रहा है, क्योंकि हमारा रूल क्या कहता है कि आपको वे स्लिप अकाउंट में सैलरी क्रेडिट करने से पहले देना है। तो दोस्तों अगर वायलेशन होगा तो परेशानियां तो दोस्तों होंगी ही होंगी। दोस्तों देखिए इस तरीके का एक फॉर्म, मतलब वे स्लिप का एक फॉर्म है, आप अपने अकॉर्डिंग वो वे स्लिप दे सकते हैं, बट ये जरूरी जानकारी सारी की सारी इस वे स्लिप के अंदर होनी चाहिए। तो ये है आपका दोस्तों फॉर्म 11। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि वे स्लिप है, तो वे स्लिप के अंदर क्या? नेम ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, आपकी कंपनी का नाम आ जाता है दोस्तों, नेम ऑफ द एम्प्लॉय विद द फादर्स और द हस्बैंड नेम, कि अगर मैरिड विमेन है तो हस्बैंड का नाम आ जाएगा, और नहीं तो उनके फादर का नाम आ जाएगा, एम्प्लॉय की जो भी है। डेजिग्नेशन, वो किस पोस्ट पे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं ये डिटेल आ जाएगी। वेज पीरियड, वेज पीरियड यानी कि किस पर्टिकुलर मंथ की आप सैलरी पे कर रहे हैं, जैसे कि आप 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक की पे कर रहे हैं तो वेज पीरियड हो जाएगा मार्च 2024 या मार्च 2025 ऐसा भी लिख सकते हैं, या 1 मार्च 2025 टू 31 मार्च 2025 ऐसा भी लिख सकते हैं। रेट ऑफ द वेजेस एप्लीकेबल, किस रेट से आपने कैलकुलेट किया, उसकी बेसिक सैलरी कितनी है, उसका डेयरनेस अलाउंस कितना है, ये भी आपने कैलकुलेट करके लिख दिया। टोटल अटेंडेंस ऑफ द वर्क डन, अब हो सकता है कि आपके वर्किंग डेज थे 25, लेकिन एम्प्लॉय आए केवल 23 डेज के लिए, 2 डेज की उसकी लीव थी, तो ये भी आपको यानी कि जो अटेंडेंस है टोटल उनकी वो भी मेंशन करना है। ओवरटाइम वेजेस, अगर आपके एम्प्लॉय ने किसी तरीके का कोई ओवरटाइम किया है तो उसके कितना वेजेस कैलकुलेट, जो कि आपको एक अलग से रजिस्टर मेंटेन करना है ओवरटाइम का, तो उसके अकॉर्डिंग देख करके यहां पे उसका मेंशन करना है।
ग्रॉस वेजेस पेबल। अब यहां पे ये चीज और ये ओवरटाइम कैलकुलेट करने के बाद में आपका ग्रॉस वेजेस आ जाएगा, और अगर कोई भी किसी भी तरह की कोई डिडक्शंस हैं तो ग्रॉस वेजेस में से डिडक्शंस को हटाने के बाद में आपका नेट वेजेस पे आ जाएगा, जो कि आप पे करने वाले हैं। अब जब ये वेज स्लिप आपके एम्प्लॉय को मिल जाएगी, वो अपने लेवल पर इसको क्रॉस वेरीफाई करेगा। किसी भी तरीके कोई अगर कहीं पर भी कोई ऊपर नीचे है, कुछ गड़बड़ है, तो वो एम्प्लॉय जो है एम्प्लॉयर को आके बताएगा कि इस जगह पर ये गड़बड़ है, तो उसको करेक्शन कर दिया जाएगा। तो उसके बाद में फिर से उसको ठीक करके उसको दोबारा से वेज स्लिप दे दी जाएगी। अब यहाँ पे लास्ट में पे इन चार्ज, जो आपके पर्टिकुलर पर्सन है जो इसको पूरे वेज स्लिप को बना रहे हैं, उनके साइन होंगे, और लास्ट में आपके एम्प्लॉय के सिग्नेचर भी लिए जाएंगे यहाँ पर। सो दोस्तों, आप अपने बेनिफिट के लिए इसकी एक कॉपी लेकर रख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सो दोस्तों, ये जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, ये बेस्ट ऑफ माई नॉलेज है। पूरी रिसर्च करने के बाद में जितनी भी जरूरी से जरूरी जानकारी है, जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो दोस्तों सारी की सारी मैंने इस वीडियो के अंदर डाल दी है। वैसे तो दोस्तों पूरे कंट्री के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर सारे के सारे रूल्स जितने भी लेबर डिपार्टमेंट से संबंधित हैं, मोर और लेस सेम ही होते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों किसी किसी ने रूल के अंदर थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। तो दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है और एक सजेशन है कि आप अपने स्टेट के लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मिलकर के इन सारे के सारे रूल्स को एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। जैसा कि दोस्तों मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि आपकी कंपनी के अंदर 20 से ज्यादा लोगों का स्टाफ है, तो ये रूल भी दोस्तों अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कि किसी स्टेट के अंदर ये रूल 50 से ज्यादा एम्प्लॉइज के ऊपर एप्लीकेबल होता हो, किसी स्टेट में हो सकता है दोस्तों कि ये 100 से ज्यादा एम्प्लॉइज के ऊपर एप्लीकेबल हो सकता हो। तो दोस्तों हम नहीं चाहते हैं कि आपको इस रूल से संबंधित, इस लेबर डिपार्टमेंट के जो भी रूल्स हैं उनसे संबंधित किसी भी परेशानी का सामना करना पड़े, तो इसलिए दोस्तों रूल को एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा इनको अप्लाई करने से पहले। तो दोस्तों ये पूरा वीडियो एंड तक देखने के बाद में मुझे ऐसा उम्मीद है और मेरा ऐसा मानना है कि आपकी इस पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड जो भी क्वेरीज रह गई होंगी, आपके मन में जो भी क्वेश्चंस रह गए होंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस का समाधान हो चुका होगा। दोस्तों इसके अलावा भी अगर आपका किसी भी तरीके की और कोई क्वेरी रह जाती है तो आप हमको बेशक कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, या फिर दोस्तों आप अपनी क्वेरी को हमको ईमेल भी कर सकते हैं। आप ईमेल कहां पर करेंगे दोस्तों? ईमेल कर सकते हैं आप दोस्तों हमको legal@pabbly.com। दोस्तों हमारी एक डेडिकेटेड टीम है, आपकी जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी आपके क्वेरीज होंगी, उन सारी की सारी क्वेरीज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेगी। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और इसमें दी गई जानकारी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लगी हो, बहुत ही बेनिफिशियल लगी हो, तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ में शेयर करना नहीं भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो फ्यूचर में जो भी मेरे वीडियोस आने वाले होंगे उनका नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम मिलता रहेगा और आपके द्वारा मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरीके की एक और इंपॉर्टेंट और एक और जरूरी जानकारी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, अपने बिजनेस का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।